हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल्स। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसलेशन इनहिबिटर्स। इसमें हम स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स और हम देखेंगे हाउ दे इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशंस। अलग अलग इनहिबिटर्स का अपना अपना मैकेनिज्म होता है ट्रांसलेशन को इनहिबिट करने का। स्टूडेंट्स, मैं आपको दो तीन बातें डायरेक्ट बताना चाहता हूँ कि अगर तो आपने ये टॉपिक शॉर्ट टर्म के लिए याद रखना है, मतलब रट्टा लगाना है कुछ एग्जाम्स पास करने के लिए, तब तो आप इसी वीडियो को एंड तक देखे, आपका काम बन जाएगा। और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना है, मतलब कंसेप्चुअल ये चीज फील करनी है, तो पहले आपको ट्रांसलेशन की वीडियोस देखनी पड़ेगी। चाहे आप मेरे यूट्यूब चैनल से देखो, मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स इन डिटेल और सिंपली एक्सप्लेन करा चुका हूँ। और चाहे आप दूसरे यूट्यूब चैनल से देखो, डजेंट मैटर, आपको समझ आना चाहिए, है ना। सो अगर आपको ट्रांसलेशन की नॉलेज है तो मैं आपको फिर भी थोड़ा ओवरव्यू बताऊंगा, जिससे आप पूरा टॉपिक और हर एक इनहिबिटर्स का रोल जो है वो समझ लेंगे आराम से। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, सबसे पहले ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होती है वो फर्दर जाके एमआरएनए के पास आएगी ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, और एमआरएनए से प्रोटीन्स बनाएगा ट्रांसलेशन के थ्रू। मतलब डीएनए से इंफॉर्मेशन कहाँ आई? प्रोटीन के पास। तो ट्रांसलेशन के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज होते हैं। सबसे पहले राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में 70s टाइप पाए जाते हैं, जिसके दो सब यूनिट होते हैं, लाइक 50s और 40s। और यूकैरियोट्स में 80s टाइप ऑफ राइबोसोम्स पाया जाता है, जिसके दो सब यूनिट होते हैं, एक 60s और एक 40s। सेकंड है एमआरएनए। एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्ट 5 प्राइम टू 3 प्राइम एमआरएनए का होना बहुत जरूरी है। थर्ड है टीआरएनए। ये आप देख पा रहे हो सिंपली यहाँ पे इस तरह से आपको टीआरएनए दिखाया हुआ है, जिसके साथ पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है, मतलब प्रोटीन बना हुआ है। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको ट्रांसलेशन की नॉलेज है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला रोल देखते हैं क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल एक एंटीबायोटिक ड्रग है और ये क्या करता है? इट बाइंड्स विद द 50s ribosomal subunits and inhibit the peptidyl transferase enzyme activities. So peptidyl transferase क्या करता है? देखो स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन 3 स्टेप्स में होती है, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होगा? जो आपकी ए साइड है, जो होती है एमिनो एसाइड टीआरएनए साइड्स के लिए, मतलब सबसे पहले जो है वो टीआरएनए एमिनो एसिड को इस साइड पे लाएगा। पी होती है पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए, पेप्टिडल साइड्स। और ई होती है जो टीआरएनए अनचार्ज हो जाए, यहाँ से एग्जिट हो जाएगा इस साइड से, है ना स्टूडेंट्स। तो देखो, सबसे पहले जब यहाँ पे ये कोडॉन आया एमआरएनए का, इसके रिस्पेक्ट्स में जो टीआरएनए है साइटोसोल में, वो एमिनो एसिड के साथ बाइंड होगा, चार्ज होगा टीआरएनए, और वो इनिशिएशन फैक्टर के थ्रू वो टीआरएनए ए साइड पे आएगा। और फिर ए साइड से जब यहाँ पे दूसरा टीआरएनए सेम जो चार्ज होके आएगा, तो ए साइड वाला टीआरएनए यहाँ पे पी साइड पे आएगा। देखो यहाँ भी टीआरएनए आ गया और यहाँ भी टीआरएनए आ गया। फिर क्या होगा? जो ये पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम है ना, ये क्या करेगा? जो टीआरएनए यहाँ आया है, इसका एमिनो एसिड यहाँ से कट करके इसके साथ बाइंड कराएगा इस तरह से। ये इसको वाला है और ये एमिनो एसिड यहाँ से आया और पेप्टाइड बॉन्ड बनाया। मतलब कि इनिशिएशन के लिए बहुत जरूरी रोल है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज का। बट अगर क्लोरामफेनिकोल ड्रग्स डाले जाए तो वो पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज के एंजाइम्स की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, मतलब कि वो ट्रांसलेशन के इनिशिएशन को ही इनहिबिट करता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। माइंड द लैंग्वेज, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। सेकंड आया साइक्लोहेक्सामाइड्स। ये बाइंड होता है सेम, मतलब यूकैरियोट्स के केस में 80s राइबोसोम्स के, 60s कॉम्प्लेक्स के पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम्स के साथ। जो एक्टिविटी इसकी है वही एक्टिविटी साइक्लोहेक्सामाइड की है। डिफरेंस इतना है कि इसका रोल प्रोकैरियोट्स में है और इसका रोल यूकैरियोट्स में है। वैसे ही यहाँ पे एन आइसोमाइसिन का सेम रोल है यूकैरियोट्स में, है ना स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट है एरिथ्रोमाइसिन्स। इट बाइंड्स विद द 50s ribosomal subunits and inhibit the
पेप्टिडल चेन एलोंगेशंस। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जो ये वाले इनहिबिटर्स है ये इनिशिएशन को रोकता है, मतलब कि पेप्टाइड बॉन्ड बनने ही नहीं देता, पेप्टिडल ट्रांसफेरेज को स्टार्ट ही नहीं होने देता। और जो एरिथ्रोमाइसिन है ये पेप्टाइड बॉन्ड तो बनने देता है, मतलब प्रोसेस को इनिशिएट तो होने देता है, बट ये एक चेन नहीं बन देता इस तरह से चेन, मतलब कि बहुत सारे एमिनो एसिड जो है इस तरह से चेन में नहीं जुड़ने देता, मतलब कि एलोंगेशन को इनहिबिट करता है एरिथ्रोमाइसिन, है ना। बहुत ही सिंपल है। सेकंड आया फ्यूजिडिक एसिड। सिंपल तब है अगर आपने ट्रांसलेशन पहले पढ़ा होगा, अभी मैं बता रहा हूं, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो मैं इस वीडियो के एंड में ट्रांसलेशन की वीडियो का लिंक डाल दूंगा आई बटन में, आप वहां से पहले ट्रांसलेशन पढ़ ले फिर यहाँ पे आइएगा। सो फ्यूजिडिक एसिड क्या करता है, ये बाइंड्स होता है EFG एलोंगेशन फैक्टर G। मानो कि यहाँ जैसे यहाँ पे आपका EFG है और ये क्या करता है, ये करता है ट्रांसलोकेशन, मतलब कि जो ये राइबोसोमल के सब यूनिट है दोनों इनको स्लाइड कराता है आगे, फॉरवर्ड मूवमेंट कराता है आगे। जब ये फॉरवर्ड मूवमेंट कराएगा तो यहाँ पे डिफरेंट कोडॉन आते रहेंगे, मतलब कि अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है कि एलोंगेशन कराता है ये, जैसे कि नेम ही बोल रहा है एलोंगेशन फैक्टर G। बट अगर फ्यूजिडिक एसिड्स हो तो ये एलोंगेशन फैक्टर्स को इनहिबिट करता है, मतलब कि ट्रांसलोकेशंस को इनहिबिट करेगा ये। और जो एरिथ्रोमाइसिन है ये होता है 50S में, मतलब कि प्रोकैरियोट्स के केस में। और जो आपका फ्यूजिडिक एसिड्स है ये होता है एलोंगेशन फैक्टर G, मतलब कि यूकैरियोट्स में, सॉरी फ्यूजिडिक एसिड भी प्रोकैरियोट्स में ही एलोंगेशन को इनहिबिट करता है। सेकंड आया डिप्थेरिया टॉक्सिन, इसका भी सेम प्रोसेस है, यहाँ पे एलोंगेशन फैक्टर G होता है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में यूकैरियोटिक एलोंगेशन फैक्टर 2 होता है, ये इनको इनहिबिट करता है कौन, डिप्थेरिया टॉक्सिन, है ना। उसके बाद आया राइसिन। देखो यहाँ पे अच्छे से समझना, राइसिन क्या करता है, इनएक्टिवेट करता है 60S सब यूनिट ऑफ यूकैरियोट्स को, मतलब कि यूकैरियोट्स के 60S सब यूनिट को इनएक्टिवेट करेगा। कैसे करेगा, बाय डीप्यूरिनेट H20S राइबोसोमल सब यूनिट को, स्पेसिफिकली एडेनिन को। डीप्यूरिनेट मतलब कि प्यूरिन एमिनो एसिड को ये इनएक्टिवेट करता है, और प्यूरिन्स कौन कौन से होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। बट जो राइसिन है स्पेसिफिकली एडेनिन को डीप्यूरिनेट करता है और प्रोसेस को इनहिबिट करता है ट्रांसलेशन। सो नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन विच इज आल्सो नोन एज नियोमाइसिन। ये क्या करता है, इट बाइंड्स विद द 30S राइबोसोमल सब यूनिट, स्पेसिफिकली 16S rRNA। देखो स्टूडेंट्स, जब ट्रांसलेशन की इनिशिएशन होती है प्रोकैरियोट्स के केस में, तो जो mRNA का ट्रांसक्रिप्ट है इसके स्टार्ट कोडॉन से अपस्ट्रीम रीजन पे शाइन डालगानो सीक्वेंस पाई जाती है। शाइन डालगानो जो क्या करती है कि जो आपका 30S राइबोसोमल सब यूनिट है इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्रिटी शो करती है। तो अगर ये वाली ड्रग डाल दी जाए स्ट्रेप्टोमाइसिन और नियोमाइसिन तो ये इनहिबिट करेगा, मतलब कि बाइंड हो जाएगा 30S के साथ, स्पेसिफिकली 60S rRNA के साथ। अगर इसके साथ ड्रग बाइंड हो गई है तो ये कॉम्प्लीमेंट्रिटी शो नहीं कर पाएगी शाइन डालगानो के साथ, जिससे क्या होगा कि mRNA को मिसरीड हो जाएगा, मतलब ये एक्चुअल में mRNA को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा और ट्रांसलेशन के इनिशिएशन को इनहिबिट कर देगा। फिर मैं बता रहा हूं कि अगर आपने ट्रांसलेशन पढ़ी है तभी आप ये चीज अच्छे से समझ पा रहे होगे, अदरवाइज रटा तो आप डायरेक्ट लगा दोगे कि भाई ये स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये 30S के साथ बाइंड होता है, स्पेसिफिकली 60S rRNA के साथ और इनिशिएशन को रोकता है प्रोकैरियोट के केस में। ये वो रट्टा, और कंसेप्ट वो है जो आपने प्रोसेस के टाइम पढ़ा है और अभी समझ पा रहे हैं, उसको बोलते हैं कंसेप्ट। सो नेक्स्ट प्यूरोमाइसिन। प्यूरोमाइसिन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में प्रोसेस को इनहिबिट करता है। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, हमें पता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का ग्रोथ में कोई भी रोल नहीं होता, इनका ओनली रोल होता है डिफेंस के लिए, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। और सेकेंड इज कि ये
स्ट्रक्चरली एनालॉग होता है 3 प्राइम एंड ऑफ एमिनो एसाइल टीआरएनए के लिए। देखो यहाँ पे आप एक चीज समझो कि जो टीआरएनए है वो डीएनए से बना है और डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना है और न्यूक्लियोटाइड किससे बना है? पेंटोस शुगर से, नाइट्रोजनस बेस से और फॉस्फोरिक एसिड से, है ना। और फिर मानो कि ये हो गया आपका पूरा टीआरएनए और टीआरएनए का 1 2 ये हो गया 3 प्राइम एंड। 3 प्राइम एंड पे बाइंड है टायरोसिन। जो प्यूरोमाइसिन है ये स्ट्रक्चरली एनालॉग है टायरोसिन का, मतलब जैसा टायरोसिन दिखता है वैसे ही प्यूरोमाइसिन दिखता है। तो हो सकता है कि अगर टायरोसिन के साथ टायरोसिन की जगह प्यूरोमाइसिन बाइंड हो जाए इस 3 प्राइम एंड पे, किसके? एमिनो एसिड टीआरएनए के। अगर टीआरएनए चार्ज हो जाए प्यूरोमाइसिन से तो टीआरएनए जो है ऑनेस्टली प्यूरोमाइसिन को भी लाएगा और यहाँ पे ए साइड पे इस तरह से बाइंड कर देगा प्यूरोमाइसिन को। फिर जो ये पेप्टिडाइड ट्रांसफेरेज एंजाइम है जो एमिनो एसिड ऑलरेडी यहाँ होगा उसके साथ इसका जो पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा यहाँ से, यानी एमाइड लिंकेज बना देगा। यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, यहाँ नॉर्मल केस में एस्टर बॉन्ड बनता है, प्यूरोमाइसिन के केस में एमाइड बॉन्ड बनता है। देखो स्टूडेंट्स, पेप्टिडाइड ट्रांसफेरेज ने यहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग शो कर दी इसकी, जो एग्जिस्ट ऑलरेडी यहाँ पे एमिनो एसिड था उसके साथ। जब ये कोवलेंट मॉडिफिकेशन हो गई तो एलोंगेशन के टाइम क्या होगा कि ये जो राइबोसोमल आरएनए के सब यूनिट्स है ये इसको स्लाइड करने की कोशिश करेगा, फॉरवर्ड मूवमेंट करने की कोशिश करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। बट जो प्यूरोमाइसिन है वो यहाँ पे कोवलेंटली बाइंड हुआ है, ये यहाँ से हटेगा ही नहीं। अगर ये हटेगा नहीं दूसरे जो टीआरएनए वो यहाँ पे आ नहीं पाएंगे, दूसरे आ नहीं पाएंगे, प्रोसेस को यहाँ पे अल्टीमेटली क्या कर दिया? इनहिबिट कर दिया। किसने? प्यूरोमाइसिन ने। सो अनदर इज टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन ब्लॉक्स ए साइट्स इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। सेम मैकेनिज्म होता है जैसे कि प्यूरोमाइसिन का होता है। डिफरेंस इतना है प्यूरोमाइसिन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में जो है प्रोसेस को इनहिबिट करता है और टेट्रासाइक्लिन ओनली प्रोकैरियोट्स में ही फंक्शन शो करता है। सो स्टूडेंट्स, ये था इनहिबिटर्स का रोल इन केस ऑफ ट्रांसलेशंस, कि कैसे ये ट्रांसलेशन को इनहिबिट करता है। तो अगर आपने ट्रांसलेशन की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के आई बटन में, मतलब यहाँ जैसे सजेशन बॉक्स में ट्रांसलेशन की वीडियो का लिंक डाल दूंगा। आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं और ट्रांसलेशन को डिटेल में समझ सकते हैं। उसके बाद एक बार फिर से इस वीडियो पे आना, आई गारंटीड कि आप इजीली जो है वो चीज को समझ सकते। सो अगर आपका इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में फ्रीली पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये कंटेंट सही लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स। थैंक यू।